चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम विद द नेसेसरी डायग्राम। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। बोलिए श्योर, क्लियर हो गया, बन जाएगा आपसे? हाँ सर। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, है ना? यस सर। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कई बार बोला जाता है कि म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? हाँ सर। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, वो जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? यस सर। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में डेवलप होता है। क्लियर है? हाँ सर। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? सर वो जो पी 10 शो मतलब कर रहा है वो tangent। क्या शो कर रहा है? क्या बेटा? वो जो पी मतलब पुल फोर्स है बेटा, जिसको एफ लगाते हो, एफ लगा दो आप। पी फॉर पुल, पी फॉर पुल। पुल। क्लियर कि नॉट क्लियर? और सर तो वो वाला एफ क्या है? वो क्या एक्सेलरेशन है? इसीलिए कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए यहाँ पर इसने पी लगा दिया है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको एफ का नाम दे दिया, ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स का, अरे एफ के लिख दिया था सर। हाँ, ये एफ के लिए फ्रिक्शन फोर्स। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। तभी तो भाई एफ और इसका आर का रिजल्टेंट ये गया है ना, हाँ सर। क्योंकि जो ये रिजल्टेंट होता है किसका होता है? फ्रिक्शन फोर्स का और आर का। फ्रिक्शन फोर्स का आर का। हाँ, इसलिए क्या 10 तरीके की बुक्स में 10 तरीके के नोटेशन होते हैं, ज़्यादातर जगह फ्रिक्शन फोर्स का नोटेशन स्मॉल एफ होता हाँ है। ये हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो चलिए ठीक है, जैसा भी है, या आप स्मॉल एफ करना चाहें तो स्मॉल एफ कर दें वही यहाँ कर भी, लिया मैंने, वही किया है सर भाई। तो स्मॉल एफ कर देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा स्मॉल एफ, ठीक है? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ, तो एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि एंगल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? बोलो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा के। टेन थीटा को क्या बोलते हैं? tan थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। गलत, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ऐसे भी आ सकता है। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट हाँ, टेंजेंट ऑफ टेन मतलब टेंजेंट, और किसका हाँ सर। टेंजेंट? थीटा का। थीटा क्या थीटा का। कहलाता है? एंगल ऑफ थीटा फ्रिक्शन। एंगल ऑफ क्या फ्रिक्शन। कहलाता है? एंगल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, है ना? हालांकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डेडिकेटेड वर्ड लैम्डा है, बट अब यहाँ पे थीटा बोल दिया तो कोई बात नहीं, अच्छा है हाँ ना? सर। हाँ, तो जो इसका मेन फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया है दैट इज म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा बोला है, ठीक है? ठीक है सर, लैम्डा ही। जो थीटा हाँ वर्ड सर। है वो एंगल ऑफ रिपोज के लिए डेडिकेटेड है। क्लियर? कौन सा सर? एंगल ऑफ रिपोज मतलब कि इंक्लाइंड प्लेन थीटा। को जिस एंगल पे उठाया जाए कि जस्ट ये स्लाइड होने की कंडीशन में आ जाए, हाँ हाँ दैट हाँ एंगल सर इज वो कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर? यस सर। ओके, डन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, मज़ेदार है। गिव द रीज़न वाई द व्हील्स आर सर्कुलर। व्हील जो होते हैं सर्कुलर क्यों होते हैं? चक्के जो हैं सर्कुलर क्यों होते हैं? सेकेंड पार्ट है वाई सैंड इज थ्रोन ऑन द ट्रैक कवर्ड विद द स्नो ऑन हिली एरियाज। ये कश्मीर वगैरह में आप जानते हैं हिली एरिया में जो स्नो होती है उसमें अगर गाड़ी वगैरह फंस जाती हैं तो उन गाड़ी को मूव करने के लिए ये जो स्नो होती है उसमें सैंड या सॉडस्ट जो है वो डाली जाती है। पता है आपको? नहीं। हाँ, तो सॉडस्ट डाली जाती है क्योंकि स्नो का फ्रिक्शन बहुत कम होता है। करने के लिए। क्या होता है? बहुत कम होता है, तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए डाला जाता है। अच्छा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। चलिए, ये हो गई। वाई द सैंड इज थ्रोन ऑन द ट्रैक्स कवर्ड विद द स्नो इन द हिली एरियाज। सी पॉइंट, वाई इज फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो जानते ही होंगे आप कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्यों होता है? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर? हाँ सर। और जो फोर्स पाथ पे डिपेंड करते हैं वो क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव नॉन फोर्स। कंजर्वेटिव। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट है इसमें डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। आपको ये शो करना है। तो ये 4 पार्ट हैं इसके। ओके, चलिए इन 4 पार्ट का सोल्यूशन बनाइए अच्छे से। ये देखिए पहला पार्ट का आंसर पढ़िए बेटा। श्योर? फर्स्ट पार्ट, व्हील्स। हाँ सर। Wheels are made circular to reduce frictional force as rolling friction is less than sliding friction. हाँ, तो व्हील को सर्कुलर बनाया जाता है क्योंकि जो व्हील्स काम करें वो रोलिंग पर काम करें
और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है सर, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। काम होता है। पहला पार्ट। सेकेंड Yes. पार्ट है स्नो से जब रोड कवर हो जाती है तो सैंड डाला जाता है। पढ़िए आंसर जोर आवाज When में। the हाँ sir, when the roads are covered with snow, then there is considerable reduction of frictional force between the tires of the vehicle and the road, which leads to the skidding of the vehicles. Thus, driving is not safe. When sand is thrown on the snow-covered tracks, then the force of friction increases, so safe driving is possible. कोई नहीं डाउट, नहीं सर। क्लियर हो गया अच्छे से। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सप्लेन। Friction force is a dissipative force wherein the energy is lost and hence it is non-conservative force. हाँ देखिए, आपको पता होगा कंजर्वेटिव एनर्जी में जो भी एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है। क्या हो Yes. जाती है, Store. स्टोर हो जाती है, लॉस नहीं होती है। बट नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होते हैं उसमें एनर्जी क्या होती है, लॉस उल्टा होती है। होता है, क्लियर। loss होती है। हाँ सर। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि ये एनर्जी लॉस कराता है, इसलिए कैसा फोर्स है ये, Non-conservative. नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर होगा कि नहीं हुआ, Yes sir. बन जाएगा। हाँ सर। हैंस इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट पार्ट इसका और वाला है, यहाँ पे और लिखना चाहिए। डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। चलिए दोस्त, ये है, पढ़िए पहले कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पढ़िए। द फोर्सेस, The force for which the work done is independent of the path and depends upon only initial and final points are called conservative force. ठीक है, क्लियर है, Yes sir. एनी प्रॉब्लम। नहीं सर। चलिए इसको दिखाता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए बेटा कि यहाँ पर दो चीज़ों से एक पार्टिकल मूव कर रहा है, दो तरीके से। ठीक है बेटा, Yes sir. दो तरीके से एक पार्टिकल मूव कर रहा है। एच हाइट पे नीचे गिराना है इसको, ये देखिए एच हाइट पे। ठीक है बेटा, Yes sir. मतलब टारगेट है ऊपर से लेके नीचे आना। तो यदि पहला सीन ये है कि एम मास का पार्टिकल है, बोलो यस और नो, हाँ सर। तो बेटा नीचे यदि जाएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एच। आंसर वर्क डन कितना आ गया बेटा, एम जी एच। MGH. क्लियर कि नॉट क्लियर, Yes sir. पक्की बात, MGH. हाँ सर। नहीं आया समझ में। हाँ सर, आ गया। चलिए अब दूसरा डायरेक्शन देखिए, पार्टिकल ये चला है मगर इस रास्ते को फॉलो करता हुआ पार्टिकल आ रहा है बेटा। क्लियर कि नॉट क्लियर, Yes sir. नहीं हुआ क्लियर। हाँ सर, क्लियर है। चलिए देखिए, तो ये पार्टिकल किसी सिचुएशन पे मान लो यहाँ से चल रहा है या यहाँ पे आ जा चुका है। ओके हाँ सर। बेटा, इस सरफेस का इंक्लाइनेशन कितना है, फाई है। फाई। कितना है, फाई है, बोलो यस कि नो। हाँ सर। अब मैंने ट्रायंगल बना लिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर, हाँ सर। देखो बेटा ध्यान से, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यदि यहाँ पे ये एंगल फाई है बेटा, ये एंगल कितना है, फाई, फाई। ये वाला एंगल भी कितना है बेटा, फाई। क्लियर है। यस। ओके, तो बच्चों मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि एक सीन ये है, एक्चुअली मुझे पार्टिकल को बी से लेके ए में पहुँचाना है। ठीक है ना, आप अच्छे से समझिएगा, ये सारी चीज़ों को मिटा करके एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए बी से लेके ए में लेके जाना है तो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली गिरा दो, बोलो ये सुनो। हाँ सर। तो यदि डायरेक्टली आप गिरा देंगे तो बेटा आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा, एम जी एच आएगा कि नहीं आएगा। यस। और दूसरा तरीका, बी से ए तक जाने का, पहले बी से सी तक जाओ। क्लियर है। हाँ सर। अब वर्क डन बी सी का मैं आपको सामने कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, बॉडी पर, एम जी डाउनवर्ड। जी हाँ सर, डाउन। और आप ऐसा चल रहे हैं 90 डिग्री पे, तो आपको पता है एफ इंटू एस कॉस 90, और कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। बोलिए होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। तो एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, मैं कहता हूँ बी सी दे रखा है, बी सी ले लो, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट की जगह बी टू सी। ओके, यस सर। और कॉस 90 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक का वर्क डन कितना आ गया, टोटल 0 आ गया।
अब हाँ। C से लेके मैं ये जा रहा हूँ बेटा A तक। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। थोड़ी सी यहाँ पे अब मेहनत लगने वाली है, देखिए। चलिए देखिए कैसे मेहनत लगेगी। देखिए बेटा यहाँ पर ये जब आ रहा है तो ये mg लग रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। थोड़े समय के लिए mg को ऐसे बढ़ा दीजिए, तो mg तो डाउनवर्ड लगता है तो 90 डिग्री। तो अगर बेटा ये एंगल फाई है तो ध्यान से बताइए क्या ये एंगल 90 माइनस फाई नहीं होगा? बिल्कुल क्योंकि होगा। ये फाई है, ये फाई है। 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस फाई होगा। होगा कि नहीं हाँ होगा? सर। हाँ सर। तो mg का जो कंपोनेंट यहाँ पे ब्रेक होगा, क्योंकि mg डाउनवर्ड है। क्लियर? यस सर। बट हम तो हमारे रास्ते में तो ये है, तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg cos 90 माइनस फाई। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। तो जो हमारा फोर्स है वो लगेगा mg cos 90 माइनस फाई। क्लियर? यस। हाँ सर। mg cos 90 माइनस फाई, ये हमारा फोर्स हो गया। इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेटा ये, इसको x मान लो। मान लोगे बेटा? हाँ सर। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते मान सकते। समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया जो मैंने हाँ आपको सर बताया? आया। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्रैक्टिस वाली चीज़ है। यस सर। देखिए बेटा ये आपका यहाँ से जब आप कहाँ गए, बी से लेके सी गए, तो बी से लेके सी में तो जीरो वर्क डन है। अब सी से लेके कहाँ आ रहे हो, ए पे आ रहे हो। तो किसी भी पॉइंट पर यदि आप फोर्स देखोगे तो फोर्स क्या लगेगा बेटा? mg। mg। बट mg तो हवा में लग रहा है, बट हवा में हमारा लग रहा है पाथ ये वही। है। और वर्क का तो फॉर्मूला नीचे होता है फोर्स इनटू टू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस। फोर्स। हाँ सर। क्या होता है? फोर्स फोर्स इक्वल टू डिस्टेंस इनटू इन द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ध्यान से देखिए, अगर ये इसको ऐसे बढ़ा दूं तो ये 90 हो जाएगा। तो अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना होगा बोलिए? 90 माइनस 5। 90 माइनस फाइव, बिल्कुल सही। तो ये एंगल जो हो जाएगा, ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस फाइव। अब आपको पता है कि mg का कॉस कंपोनेंट बिल्कुल एंगल से चिपक करके टूटता है, तो ये कंपोनेंट क्या टूटेगा? mg cos cos 90 माइनस 90 माइनस 5। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ये डिस्प्लेसमेंट मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटा मैं? x। x। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो ये बन गया mg। और मैथ्स में पढ़ रखा आपने कि cos 90 माइनस फाइव कितना होता है? साइन फाइव। cos 90 माइनस 5 sin 5 sin 5। या cos 90 माइनस थीटा इक्वल चेंज। टू हाँ साइन हाँ थीटा। हाँ। आप चाहो तो थीटा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्लियर? हाँ सर। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर क्लियर। ओके। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल आपका फाई है, तो क्या ये एंगल भी फाई होगा कि नहीं होगा? हम्म। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। अगर ये एंगल फाई है तो एंगल फाई होगा कि नहीं होगा? हाँ सर इस होगा। एंगल के लिए यदि मैं साइन फाई लिखूं तो साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फाई के सामने का परपेंडिकुलर h है? हाँ सर। नहीं है? है ना है और ना। हाइपोटेनस x है कि नहीं है? x है। हाँ तो सर यहाँ है से ना। x की वैल्यू निकाल लूँगा, तो x इक्वल टू एच अपॉन साइन फाई आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। मुझे x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, मैंने पुट कर दिया h अपॉन साइन फाई। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। साइन फाई से साइन फाई क्या हो गया? कैंसिल। कितना बच गया? mgh। mgh। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू b से लेके a तक आने का 0 प्लस mgh, mgh हो गया। WBC प्लस WCA, 0 प्लस mgh। आया समझ में? हाँ सर। mgh ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो सर। पाथ पे डिपेंड किया कि पोजीशन पे डिपेंड किया? पोजीशन पे। बताइए ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं दिख रही है भाई? पहले वर्क कितना हाँ आया, सर हाँ सर। पहले वर्क आया mgh बाद में भी और कितना बाद में आया? mgh है। mgh तो है। ध्यान से देखा जाए तो इनिशियल और फाइनल पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना, हाँ सर। रास्ते से कोई मतलब नहीं है। नहीं है। अभी आया समझ में? अच्छा हाँ। चलिए हाँ नोट सर कर समझ लीजिए गया। इसको। हाँ तो दैट्स वाई ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना? अब यहाँ आपको कैसे लिखा है समझ में नहीं आएगा। डन? यस सर। बस लास्ट वाली लाइन आपके काम की है। सो द वर्क डन इन बोथ द केसेस इज सेम, हैंस ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। नेचर। डन? यस सर। चलिए नोट कर लें बेटा।
जो समझ में आना है पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा है। ये समझ आ गया सर, बस थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगा, वो अलग बात है, अलग सा लगा। W = mgh, लिख लेना WAB, ठीक है, यस सर, यस। WBA = mgh। फर्स्ट पाथ है डायरेक्टली B to A, सेकेंड पाथ B से लेके C जाना, फिर C से लेके A आना। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 25 जो है बहुत इंपॉर्टेंट और 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता हुआ। स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड फाइंड एनालिटिकली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो पहला काम तो ये करना है, मतलब पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ को स्टेट करना है, उसके बाद आर की वैल्यू निकालनी है, फिर इसका बी पार्ट करना है। दो फोर्सेस हैं, इनके रेशियो 3:5 है, मतलब एक को ले लेंगे 3 के, एक को ले लेंगे 5 के, और रिजल्टेंट दोनों का कितना है 35 न्यूटन, 35 न्यूटन, और इनके बीच का एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया गया, मतलब थीटा जो है 60 डिग्री है। 60 डिग्री। तो आपको दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, दोनों फोर्सेस के, मतलब के की वैल्यू आ जाएगी और उससे फिर 3 के और 5 के। और सेकेंड पार्ट है व्हाट इज़ अ प्रोजेक्टाइल। अ प्रोजेक्टाइल इज मेकिंग विद स्पीड यू है, मेकिंग एन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ओ हो, मतलब ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है? हाँ सर। और इसके लिए तीनों चीज़ ये तो बहुत फेमस है, आपको बनती होंगी, ठीक है ना। तो चलिए करिए इसको, जल्दी से करें इसको, तीनों पार्ट इसका करके दिखाओ भाई। पहला पार्ट आप डिटेल में करेंगे, दूसरा पार्ट आप बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, ठीक है ना, मतलब प्रोजेक्टाइल वाला। बट पहला पार्ट पैरेललोग्राम लॉ बहुत डिटेल में करिए, बनता आपसे? हाँ करिए। चलिए तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 25 का कंप्लीट सोल्यूशन, जिसमें कि आप पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इस तरीके से, और फिर इसको एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं। देन इसके बाद डायरेक्शन आ जाएगी, फिर इसके बाद स्पेशल केस दिया हुआ है कि रिजल्टेंट 35 है, एंगल 60 डिग्री है, और फोर्सेस का रेशियो 3:5 है, तो 3x और 5x लेके रिजल्टेंट 7x आ गया। 7x की वैल्यू 35 दी गई है, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3x के लिए 15 बन जाएगी, और x की वैल्यू 5 से 5x 25 हो जाएगा। तो द फोर्सेस आर 15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। सेकेंड पार्ट करिए प्रोजेक्टाइल का, जल्दी से इसको रीड करने की कोशिश करिए, क्योंकि बनता तो है आपसे, बट आपको कैसे लिखना है एग्जाम में ये पता होना चाहिए पूरा वर्ड टू वर्ड, क्योंकि 5 मार्क्स पूरे 5 में से 5 लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, क्लियर हुआ? हाँ सर, सब कुछ मेंशन कर देने का पहले। हाँ, तो उसको पहले पूरा मेंशन करना है, तो इसको अच्छे से देख करके एक बार एटलीस्ट आप रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि बनता तो होगा आपसे ये, और नहीं बनता है तो कर लीजिए। डन? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। चलिए इसको कंप्लीट रीडिंग करिए, आपको लिखना आना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे हम आ चुके हैं। ये हमारा जो है कंप्लीट पेपर है, एक मतलब कि फाइनल टर्म का पेपर है ये। श्योर, ये पेपर मैं आपको टैग कर देता हूँ, ये मैंने स्टार्ट में ही आपको दिया था, ये पेपर मैंने आपको टैग कर दिया, ठीक है? हाँ सर। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ। अब भैया सबसे पहली मुसीबत ये है कि ये बच्चों को प्लांक कांस्टेंट पता होना चाहिए क्या होता है, तभी तो बनेगा ये। सोनो, हाँ सर। तो बेटा जोर से बोलिए, बेटा आप माइक पास में रखें। हाँ सर। देखिए प्लांक कांस्टेंट क्या होता है आप इसको ml समझें। -1 t -2। नहीं नहीं बेटा, वैसे। अब डायमेंशन तो मेरे को भी याद नहीं है, ऐसे मैं करता नहीं हूँ। तो प्लांक कांस्टेंट का होता है फॉर्मूला बेटा E = h न्यू, एनर्जी इक्वल टू h इंटू न्यू, न्यू यानी कि फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड। हाँ सर, t तो आपके पास h = आ जाएगा E/न्यू, E/न्यू। क्लियर? हाँ सर। मतलब E डिवाइडेड बाई 1/t दैट इज इक्वल्स टू ET। अब E यानी एनर्जी के डायमेंशन फार्मूला तो सभी को याद है, mL2T⁻², और इनटू T। क्लियर? हाँ सर। तो ये क्या बन जाएगा mL2T⁻1। क्लियर है? हाँ। अब जरा सोचिए, ये जो होता है ये किसका डायमेंशन होता है? mL2T⁻1, mL2T⁻1 किसकी डायमेंशन हो सकती है? mL2T⁻1। देखिए
जो अब इसमें ऑप्शन से देख लेते हैं किसकी किसकी डायमेंशन हो सकती है। तो ऑप्शन में एनर्जी है, एनर्जी तो हो नहीं सकती है। मोमेंटम, मोमेंटम की क्या होती है देखिए, एम एल टी की पावर -1, बट यहाँ पे एल की पावर 2 है कि नहीं है। हाँ सर। मोमेंटम पी इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो एम एल टी की पावर -1। तो -1। मोमेंटम तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एल की पावर 2 है। क्लियर। हाँ सर। चलिए ओके। देन इसके बाद क्या देखा है, एंगुलर मोमेंटम और पावर। मैं जरा पावर को चेक करता हूँ कि पावर की क्या हो सकती है। सर ml3 होती तो है शायद। पावर इक्वल टू होती है वर्क अपॉन टाइम, तो एम एल टी की पावर -2 एम एल टू टी की पावर -2 अपॉन टी, तो एम एल टू टी की पावर -3, ये भी नहीं होगा। तो अब एंगुलर मोमेंटम बच गया बेटा, वही आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। तो करेक्ट आंसर किसका हो, क्या होगा इसका, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। डन। हाँ सर। तो फर्स्ट का आंसर सी है। सेकेंड आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हाँ, स्ट्रेन अब ये होगी जो इसके बता लिए रहे थे तो। आप, स्ट्रेन, इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेन। सही। स्ट्रेन इज द करेक्ट आंसर है बेटा। यस। यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है, कोई दिक्कत। नहीं सर। ओके, सो यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये बनाना पड़ेगा एक। the coefficient of friction, a force of 49 newton is just able to move a block of 10 kilogram म्यू आर on लगेगा a ना rough horizontal surface। मतलब ये क्या है भैया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि इतने पे बॉडी खिसक जाती है। तो आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक सेकंड रुक जाओ सर। एफ है मेरा 49 और के है मेरा क्या 10। एक सेकंड सर, बहुत आराम से हो जाएगा। 4 समथिंग आएगा तो वो 49 इनडायरेक्टली हाँ, सीधा चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो F इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है, तो म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन आर। क्लियर। हाँ और सर। एक्चुअली सरफेस फ्लैट है तो आर कितना बनेगा, एम जी के इक्वल। 100 न्यूटन। तो म्यू इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना है, 49 न्यूटन। क्लियर है। हाँ सर। तो 49, एम की वैल्यू दे रखी है 10 किलोग्राम, तो 49 अपॉन 10 इंटू जी होता है 9.8। क्लियर। 9.8। तो हाँ सर। इसका मैं 10 ब्रेक कर दूंगा, 10 से 10 कितना हो जाए कैंसिल, 49 वन जा 49, 49 टू जा 98, 1/2। तो आंसर होगा करेक्ट आंसर बी 0.5। क्लियर। 0.5। हाँ सर। चलिए अगला कोलिजन है नहीं तो फोर्थ क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे हम। फिफ्थ में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। जो काम लीनियर मैकेनिक्स में या लीनियर सिस्टम में मास करता है, वो काम रोटेशनल में कौन करता है। करेक्ट आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। मेरे को लगा था। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो काम मास करता है वो काम यहाँ पे इनर्शिया करता है। क्लियर। इनर्शिया कर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया नहीं बोलेंगे बेटा, सॉरी, रोटेशनल की बात हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर नहीं हुआ। क्लियर। हाँ सर। क्लियर। जैसे देखिए वहाँ पे होता है P इक्वल टू एम वी लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है M की जगह खेलता है I और V की जगह ओमेगा, L इक्वल टू I ओमेगा। क्लियर। यस यस। तो यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे होती है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे होती है एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। यस। तो फिफ्थ बता दिया अपन ने ऐसे ही बातों बातों में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत काम का है। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर द एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए बताइए क्या होगा इसका 13 का आंसर। assertion is true, reason is false. assertion is true and reason is false, False. यानी कि सी वाला पार्ट ना, C वाला पार्ट। रीजन ए तो इज गलत ही ट्रू आपका। एंड रीजन इज फॉल्स। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। 13 का आंसर सी ही होना चाहिए। देखते हैं हाँ सर। 13 का करेक्ट आंसर सी, assertion is true, reason is false। डन। हाँ सर। तो ये 13 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत मस्त क्वेश्चन है। बताइए, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ई एल स्क्वायर अपॉन एम की पावर 5 जी का स्क्वायर। सबकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। ई का मतलब है एनर्जी, एम का मतलब है मास, और जी का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ।
वैसे अभी अभी बताया था मैंने, एल इक्वल टू सर आई किसके बराबर ओमेगा, था? एल इक्वल टू आई ओमेगा, और नहीं तो बेस्ट फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू एम वी आर। तो एम फॉर मास, वी फॉर एल टी की पावर माइनस वन, और आर मतलब एल, आर एल यानी एम एल टू टी की पावर टी माइनस मान वन। ये वही है जिसकी प्लांक कांस्टेंट की प्लैंक वैल्यू होती थी कांस्टेंट से इक्वल, याद रख लूंगा। हाँ बिल्कुल इक्वल होती थी, याद है। हाँ सर। चलिए, और जी क्या भाई साहब यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप निकाल करके सारी वैल्यू पुट करिए, ठीक है। हाँ सर। कैपिटल जी की तो वैल्यू बता। निकालते बन जाएगी नहीं बनेगी, हाँ सर आती है डायमेंशंस ना, आती है। आती है। हाँ सर। हाँ, सर यूनिवर्सल एफ ना, इक्वल टू यूनिवर्सल जी, हाँ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है ना बेटा। हाँ हाँ सर ठीक है। एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर हाँ से हाँ निकलेगी। आर्टिस्ट चलिए करिए ग्रेविटेशन। करिए करिए, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे और 19 भी करेंगे। अब तो मैं 19 आपसे करवा के रहूँगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सॉल्व करूंगा मैं आपके साथ में। श्योर, आपने इसका आंसर कितना बताया, एल स्क्वायर, L3 L एल रेज टू थ्री, पावर 3। एल थ्री बताया। ओके चलिए देखते हैं कि सही है कि गलत है। L रेज टू पावर तो अपने पास जो एक्सप्रेशन निकालना है वो है ई एल स्क्वायर एम की पावर 5 जी का स्क्वायर। तो ई मतलब एनर्जी है, मतलब एम एल टू टी टू द पावर माइनस टू। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम है। हाँ एंगुलर मोमेंटम कितना होता है अभी मैंने बताया था, एम एल टू टी की पावर माइनस वन, यस और नो। हाँ सर। एम एल टू टी की पावर माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ई एल स्क्वायर तो हो गया। एम यानी मास है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे एम की पावर 5। और जी, तो जी के लिए निकालना पड़ेगा, तो एफ इक्वल टू होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जी रोक लेंगे तो बन जाएगा क्या, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। M1 M2 और एफ कितना होता है, MLT माइनस 2 सॉरी एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पे L2 एल टू, और यहाँ इस एम टू। M2 ओके, तो एम की पावर माइनस वन, -1 एल L3 की T पावर माइनस 2। 3 और टी की पावर माइनस टू। तो एम की पावर माइनस वन, एल की पावर 3 और टी की पावर माइनस टू। ठीक है बेटा, हाँ सर। का होल स्क्वायर लगाना ना भूलें। ये हो गया कंप्लीट। चलिए अब पावर खोल खाल के लिख देते हैं। तो m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर 2 बनेगी, मतलब ऊपर m की पावर 3 बन जाएगी। ठीक है बेटा, हाँ सर। एक पावर ये है और इससे दो पावर बन जाएगी। अब यहाँ देखिए l की पावर 2 है और 2 2 जब 4, तो l की पावर 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा सर। और t की पावर माइनस 2 और t की पावर माइनस 2 मतलब t की पावर माइनस 4। इधर m की पावर 4 बचेगा, क्यों ना 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 माइनस 2 है, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें, चलिए एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, m की पावर 5 और फिर m की पावर माइनस 2, l की पावर 2 3 जा 6 और t की पावर माइनस 4। आ गया समझ में। हाँ सर। माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, गया। ओ हो, l की पावर 6 से l की पावर 6 भी कैंसिल। एक सेकंड कहाँ बच गया आपका। मैंने किया, एक सेकंड सर। जी ठीक है, देखना हाँ सर। और नीचे यहाँ पे पावर 3 बच गई, m की पावर 3 ऊपर और 5 में से 3 2 माइनस हो गए, तो बेस सेम पावर है m की पावर 3। खटक खटक, गलत है बेटा आंसर। सही आंसर है m0 l0 t0, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है ये। क्लियर। अरे मैंने L3 को स्क्वायर नहीं किया। हाँ, L3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मैंने तो नहीं, 6 6 मैंने कैंसिल हो M का जाएगा। भी किया है, T का भी किया है, L का नहीं किया है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव है सबको 0 हो कितने जाएगा मार्क्स तभी का तो। है, 2 मार्क्स का है ना। हाँ, तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे अगर सब आपने। कुछ काट दिया, बस L नहीं काटा मैंने, बाकी हाँ सब ठीक है, 1.5 करीब मिल जाएंगे 2 में से। क्लियर हुआ, हाँ सर। हाँ सर। डन बन जाएगा। हाँ हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करिए। अ कार इज मूविंग along a straight line with a speed 126 km/h brought to stop within distance 200 मीटर। कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द कार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दीजिए। करिए जल्दी से इसको। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग along a straight line highway with a speed of 126 km/h। मतलब इनिशियल स्पीड u 126 km/h। तो मीटर पर सेकंड में आप इसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि बाकी चीज़ मीटर में दी गई है, 200 मीटर। तो 126 मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
1857, ठीक है। हाँ सर। तो 1857 126 होता है तो कितना आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होगा इसकी इनिशियल स्पीड। इज ब्रॉट टू स्पॉट विद इन, तो मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू कितनी है 0। अब कह रहा है विद इन डिस्टेंस 200 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू 200 मीटर। क्लियर? हाँ सर। मतलब गाड़ी चल रही थी यहाँ से यहाँ तक में 200 मीटर में गाड़ी जो है स्टॉप में आ गई, यहाँ पे 35 मीटर पर सेकंड पे थी, यहाँ पे रेस्ट पे आ चुकी है। आपको बोल रहा है रिटार्डेशन, सो सिंपल फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि जो जो चीज़ें पता हैं उसके हिसाब से लगा दीजिए। तो वी फाइनल वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर मतलब कितना 35 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सलेशन पता नहीं, ये हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट है 200। 200 मीटर। तो 35 स्क्वायर 0 किस तरफ जाएगा तो -35 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 200। तो ए इक्वल्स टू -35 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -35 इंटू 35, बिकॉज माइनस तो रहेगा, 35 हो जाएगा। और 2 इंटू 200, तो 2 इंटू 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 100। क्लियर है बेटा? हाँ सर। तो 100 को काट देंगे हम लोग, कितने से 5 से काटेंगे 20 बार, और ये जाएगा 7 बार। बोले जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर 5 से ये 4 बार जाएगा, और 5 से ये जाएगा कितना 7 बार। तो -49 अपॉन 2 2 ज़ा 4 और 4 4 जा 16। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 16 3 जा 48। ओके, गंदा आंसर है। और फिर 38 16 3 1 बचेगा, तो बच जाएगा 10, तो 3.0 और फिर 6 आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है बेटा इसका आंसर, नोट कर लें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। डन? एक सेकंड। हाँ सर। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बोलते हैं दोस्तों केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। Yes. इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? केस बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, it is possible to relate its velocity acceleration during the motion and the displacement covered by it in a certain time interval by a set of equation known as the equation of motion. For convenience, a set of 3 such equations are given by v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square and 2s equal to v square minus u square. कथा कहानी हम जानते हैं। Where u is the initial velocity of the object which moves uniform acceleration a for time t, v is the final velocity, s is the displacement travel या distance traveled object in time t, क्योंकि straight line motion में चाहे displacement कहो या distance कहो बात एक ही है। क्लियर? यस सर। बच्चों जो क्वेश्चन था वही पढ़ दिया, काफ़ी जल्दी पढ़ा, ये मत समझ लेना कि मैंने कुछ नया बताया। इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल टू मोशन विद, पहला आंसर क्या होगा बोल बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट का ए। सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन देन इट एक्सेलरेशन इज। बहुत ही पोपट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। एस इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, बोलिए यस और नो। हाँ सर। वेलोसिटी निकालनी है भैया, डिफरेंशिएट कर दो, डी एस बाई डी टी, तो डी बाई डी टी हो गया। एस की जगह कौन खेल रहा है? के टी स्क्वायर। के कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा भैया? 2t। तो v इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 2t, ये भी कांस्टेंट है, मतलब v प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1। यानी कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। एक्सेलरेशन विद टाइम इंक्रीजेस, क्योंकि टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। क्लियर? यस सर। हाँ, क्योंकि t की पावर 1 आ रही तो टाइम बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के, तो अगर t इंक्रीज करेगा तो v भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? ओह, हमने तो वेलोसिटी निकाली भाई, और एक्सेलेरेशन की बात कैसे कर दी? अभी एक्सेलेरेशन के पास जाना पड़ेगा। तो ये तो वेलोसिटी है, क्या है बेटा? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है। अब एक्सेलेरेशन निकालते हैं, तो v इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 2kt। नाउ dv बाई dt एक्सेलेरेशन होता है इक्वल टू d बाई dt ऑफ 2kt। क्लियर? हाँ सर। 2k कांस्टेंट,
डी बाई डी टी, टी के साथ डिफ्रेंशिएट करेगा, कितना आएगा बेटा 2k इंटू 1। 2k आंसर कितना आ गया 2k। 2k तो एक्सलेशन कितना आ रहा है 2k आ रहा है। टाइम का कोई टर्म नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो जो हम आंसर Constant इंक्रीजेस लगा रहे थे वो गलत था। आंसर क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्योंकि किसके लिए पूछा है, एक्सेलरेशन Acceleration के लिए। जी हाँ, हाँ हाँ ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर देंगे हाँ, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी देखी जाएगी तो इंक्रीज करेगी, बट एक्सलेशन कांस्टेंट होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 30। 30 चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30, तो रिमेन्स कांस्टेंट है। मैं एक बात आपको और बता रहा था, देखिए जरा ध्यान दे दीजिए। देखिए यहाँ पे वी टी की पावर बन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। मतलब टाइम के साथ वी इंक्रीज करेगा तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा, तो एक्सलेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जब फिक्स रेट से इंक्रीज करता है, या ऐसा समझो ये v है ये t है, तो ग्राफ लीनियर आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए ऐसा नो। बनेगा बनेगा और vt जब ऐसा रहता है तो क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सलेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस वाले सीन में जो जो बनता है ग्राफ, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। डन। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन, द ब्रेक अप्लाइड to a car produce an acceleration of 10 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 1 second to stop after the application of brake, the distance traveled during this time by car. अब देखिए भैया, फॉर्मूला में आपको क्या क्या दिया गया है, एक्सलेशन दिया गया है, बट ब्रेक लग रहा है तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा। मतलब फॉर्मूले में आप -10 यूज़ करेंगे, और टाइम दिया गया है। हाँ सर। क्या दिया गया है, टाइम। टाइम टाइम दिया गया है, और आपको पूछा जा रहा है कि ब्रेक अप्लाई करते हैं इफ़ द कार टेक 1 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब कि वेलोसिटी भी 0 हो चुकी है 1 सेकेंड के बाद। तो आपको निकालना है कि कितने डिस्टेंस कार चली है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ सर। तो फिर से यहाँ पे थर्ड पार्ट में हम लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। हाँ सर। u कितना था भाई साहब, देखिए क्वेश्चन में दिया था u 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सलेशन है, और कार को 1 सेकेंड लगना है। ओहो हो u नहीं दिया गया है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, t लग जाएगा यहाँ पे। ये सॉरी, ये नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास u नहीं है। तो क्या लगेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट क्या u है हमारे पास? नहीं, u भी नहीं है। तो चलिए निकाल लेते हैं, u तो कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है तो u तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो v हो चुका है 0, u पता नहीं है, एक्सेलरेशन -10 का रिटार्डेशन है, और टाइम इंटरवल लगा है 1 सेकेंड। क्लियर? हाँ सर। तो बेटा u -10 इक्वल टू 0, तो u इक्वल्स टू 10। यस, u की वैल्यू 10 आ चुकी है। अब s निकाल लेते हैं हम, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से निकाल लो, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो s इक्वल टू यू इंटू टी, तो 10 आई है, और 1 सेकेंड के लिए गाड़ी रिटार्ड हुई है, प्लस 1/2, रिटार्डेशन -10 इंटू 1, तो ये भाई साहब आ गया 5। तो 10 1 जा 10 और -5, आंसर 5 मीटर। क्लियर बेटा? 10 प्लस में। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो आंसर 5 मीटर। कोई दिक्कत? नो सर। मतलब गाड़ी को 5 मीटर चलने का मौका मिला है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस, आंसर विल बी 5 मीटर। ये देखिए, राइट? हाँ सर। ओके, थर्ड भी हो गया। एन ऑब्जेक्ट is dropped from a tower, falls with a constant acceleration 10 meter per second square. Find its speed 10 second after it was dropped. वाह भाई वाह। तो वन डायमेंशनल मोशन का फिर से एक सवाल। टावर से गिराया गया है 10 मीटर पर सेकंड से, और 10 सेकंड के बाद आपको इसकी स्पीड निकालनी है। क्लियर है बेटा? हाँ सर। तो ये टावर से गिराया गया है।
अब टावर की हाइट हमको पता नहीं है, इनिशियल तो 0 हो जाएगा। ड्रॉप किया गया इनिशियल 0 है, और एक्सलेशन लग रहा है नीचे की ओर 10 मीटर पर 10। सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ सर। आपको फाइनल वेलोसिटी पता करनी है 10 सेकेंड के बाद, है ना बेटा। v इज इक्वल टू u प्लस 80। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो सिंपल है, v इक्वल टू यू प्लस 80। 80। ए की जगह जी लगा दीजिए, और डाउनवर्ड है क्योंकि हम नीचे भी v को प्लस मान रहे हैं, तो जी भी नीचे क्या लगेगा, प्लस में ही लगेगा। प्लस में लगेगा। सो v इक्वल्स टू यू, यू 0 है, g है 10, और 10, समय भी है 10। 10, आंसर 100 100 मीटर पर सेकेंड। फाइनल second. वेलोसिटी विल बी 100 100 मीटर per second। पर सेकेंड। क्लियर? Yes, This is your answer, 100 meter per second. Okay? yes, A bullet hits a target with a velocity 10 meter per second and penetrates up to the distance of 5 meter. Find the deceleration of the bullet in the target. Clear? हाँ सर। देखिए ये टारगेट था, कांस्टेंट वेलोसिटी से बुलेट आई, जब तक टकराई नहीं थी तब तक इसकी स्पीड 10 थी। बोलिए हाँ है ना। हाँ और सर। टकराने हाँ के बाद 5 सेंटीमीटर चल के, 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100 मीटर। क्लियर? हाँ सर। ये रुक गई, इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। क्लियर? हाँ सर। और हमसे तो पूछा जा रहा है 2s। कि हमसे बताइए कि कितना डीएक्सेलेरेशन होगा। तो देखिए u पता है, v पता है, और s पता है, हाँ सर। ठीक ऐसे है। पता है। तो v ये स्क्वायर निकालना इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो 10 का 10 स्क्वायर हो मीटर जाएगा। पर सेकंड थी। क्लियर? हाँ सर। और 5 सेंटीमीटर का चला है क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ सर। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन पता नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर मतलब कि 5/100 मीटर 5/100 स्क्वायर, सॉरी 5/100 मीटर हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, इस तरफ जाएगा तो 100 -100 इक्वल टू 2 5 जा 10 a/100। 10 से 10 बार कैंसिल। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर। तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर -10 आ जाएगा। -1000। क्लियर? ओह अच्छा ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आना चाहिए इसका -1000। ओके, और इन्हें लिखा ही नहीं। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहे हैं आंसर। अच्छा, क्यों ठीक भाई, है। कहाँ गलती हो गई हमसे? सर वो 10 आपने शायद 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, क्या गलत है? अगर 5 मीटर होता तो मे बी आंसर मैं चेक करता हूँ एक बार। अगर 5 मीटर होता तो आंसर 100 में, अगर 5 मीटर होता तो -100 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू ए। हाँ, तो 2 5 जा 10 हो जाता, और -10a -100 सॉरी, और a इक्वल टू -10 आ जाता। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्या हुआ सर? अगर यहाँ पे 5 मीटर होता, क्लियर, हाँ हाँ तब हाँ आंसर देखिए इतना जाता, -100 इक्वल टू 2 इंटू 5a। क्लियर? हाँ हाँ सर। यानी कि 10a, तो a इक्वल टू -10। डन। हाँ सर, तो आंसर मतलब कुल क्वेश्चन मिलाकर गलत के बोला है, क्वेश्चन में 5 गलती है, 5 सेंटीमीटर नहीं, वो 5 मीटर है। ओके, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे वो 5 मीटर है, तब ये सही हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर 1000 आएगा। क्लियर? हाँ सर। डन। यस सर। सेक्शन ई, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सर इसमें तो लिफ्ट वाले लगेगा ना लॉजिक? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। ये तो अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है। सर लेकिन इसमें अच्छा वेट, अगले वाले पार्ट में, अगले वाले पार्ट में 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। अपवर्ड विद एक्सलेशन, तो इसमें लग जाएगा m ब्रैकेट में g प्लस a। डाउन हाँ, विद वही। यूनिफॉर्म, तो कुछ नहीं mg ही होगा क्योंकि a 0 हो जाएगा। हाँ, डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, डाउनवर्ड है, तो m ब्रैकेट में mg g माइनस a। क्लियर? तो मास वगैरह पुट करके कर देंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर। हाँ, अगली आप फिर इसके बाद कॉपी हाँ में सर, खाली उसको जगह AG छोड़ें, में convert कर- क्वेश्चन नंबर 31 हेडिंग डालें। हाँ सर। और ये ना बैंकिंग हाँ, बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन। ये मैं सारे क्वेश्चन देखूंगा जितने मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है।
ठीक ये है मुझे सीरियसली चाहिए है। ठीक है सर। ओके, व्हाट इज़ द मेंट बाय बैंकिंग ऑफ रोड, ये बताना भी आपको कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है, ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है सर। टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स in highway, the outer part of the road is kept at some angle with respect to the lower part. Clear? हाँ सर। This process is called banking of road. Done? हाँ सर। Explain need of it, बताना पड़ेगा आपको क्या इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। यस। तो नीड इसकी बतानी पड़ेगी कि इससे वियर एंड टीयर कम हो जाते हैं और रिएक्शन मिल जाता है, जैसा मैंने आपको कराया था। डन। हाँ सर। हाँ सर। और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन आपको करना है, हाँ सर, वही वो तो म्यू वाला, म्यू आर जी ब्रैकेट में 1 + tan थीटा अपॉन 1 - म्यू tan थीटा, ऐसा कुछ था ना। म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 - म्यू tan थीटा, याद आ गया। √RG 1 + tan कुछ था, पता नहीं, आप भूल गए। म्यू अच्छा, - tan थीटा अपॉन 1 + म्यू tan थीटा, हाँ ऐसा भाई। कुछ था। ओके, हाँ हाँ। तो ये आपको पूरा का पूरा करना है अभी। डन। यस सर। बर्नौलीज़ थ्योरम भी हो गया। चलिए दोस्तों, तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि हमारा ये पेपर भी बहुत बढ़िया फिनिश हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें बार बार अब रिपीट हो रही हैं। हाँ इससे समझ में आ रहा है कि अब हमको कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है ना।